आज की अपनी इस वोकैब की क्लास के अंदर अपन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर पूछे गए कुछ वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। जनरली ये वर्ड्स सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के रूप में पूछे जाते हैं। इन वर्ड्स को अपन फोटोज और नेमोनिक से पढ़ेंगे ताकि अपने को सारे के सारे वर्ड्स क्लास के अंदर ही याद हो जाए, ठीक है। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मुझे आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी। मेरे पास काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर ये जो आप वोकैब पढ़ा रहे हो इसके क्या हमें नोट्स बनाने हैं, क्या हमें ये जो स्लाइड्स हैं इनके प्रिंट आउट निकलवाने हैं। एक छोटी सी मेरी बात समझने की कोशिश करना। लेट से पहले बात करते हैं प्रिंट आउट की, ठीक है। अपनी अभी शायद ये तीसरी क्लास है, ठीक है, जो अपनी ऐप पे डल रही। अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करना। एक क्लास के अंदर पहले किसी क्लास में 70-80 वर्ड भी, अगर मैं एवरेज बात करूँ तो 60 के करीब वर्ड्स होंगे, ठीक, और 50 के करीब आपकी कम से कम वोकैब की क्लासेस होंगी। या इसको दूसरी भाषा में ऐसे कह सकता हूँ कि जैसा मैंने आपको कहा था कि पिछले 3 साल के एसएससी के, सीडीएस के, एनडीए के जितने एग्जाम्स हुए हैं उनकी सारी वोकैब प्रीवियस ईयर मैं आपको क्लास के अंदर या इसी बैच के अंदर कराऊंगा। तो वो कम से कम 3000 के आसपास होगी, ठीक है। और एक स्लाइड पर मैं एक ही वर्ड लिखता हूँ, यानी आपको 3000 स्लाइड्स मिलेंगी। अब 3000 स्लाइड्स का प्रिंट आउट निकलवाने जाओगे तो वो कितने रुपए खर्च होंगे उसके अंदर। कहीं भी जाओगे तो कम से कम रेट क्या होगा, बिल्कुल ही आप ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ बिल्कुल कॉलेज के पास प्रिंट आउट की दुकान है तो 50 पैसे प्रिंट आउट के तो लगेंगे, 1500 रुपये तो आपके इस प्रिंट आउट में ही खर्च हो गए हैं। लगभग कोर्स के बराबर की फीस तो आप प्रिंट आउट पे दे दोगे, वो कैब के प्रिंट आउट पे। सोचो क्या ये चीज़ लॉजिकल है? तो नहीं हो पाएगा प्रिंट आउट वाला काम, है ना। और अपने ऊपर यार इतना इतना डर क्यों तुम्हें कि जैसे तुम कल ही सब कुछ भूल जाओगे। जब फोटो से नेमोनिक से आपको एक चीज़ पढ़ाई जा रही है, याद कराई जा रही है, तो कैसे याद नहीं रहेगी वो। 2-3 बार पीडीएफ रिवाइज करोगे वैसी चीज़ आपको याद हो जाएगी। दूसरा, सर इनके सारे वर्ड्स के क्या मैं नोट्स बनाऊं? नहीं भाई, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये फोटोज़ और नेमोनिक्स तुझे करवा किस ले रहा हूँ, ताकि तुझे क्लास के अंदर ही चीज़ें याद हो जाएं। 2-3 बार तू पीडीएफ रिवाइज करेगा तुझे याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रिंट आउट वाला ख्याल अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें भाई, प्रिंट आउट वगैरह इनके नहीं निकलवाने। और दूसरी बात, स्लाइड्स में ताकि आपकी विजिबिलिटी अच्छी बने मैं ब्लैक स्लाइड यूज़ करता हूँ, क्योंकि वाइट पे उतने क्लियर आपको अक्षर नहीं दिखते और आंखों पे स्ट्रेस भी पड़ता है। बहुत बच्चों के मैसेज भी आते थे, इसलिए मैंने ब्लैक स्लाइड ही यूज़ करनी परमानेंट अपनी क्लासेस में शुरू करी थी, ताकि क्लैरिटी अच्छी रहे, आंखों पे स्ट्रेस कम आए। इसका प्रिंट आउट आप एक बार दिखवाना है किसी प्रिंट आउट वाले को कि इस स्लाइड का प्रिंट आउट निकालेगा ही नहीं वो, क्योंकि ये ब्लैक के चक्कर में इतनी इंक खर्च होगी, वो एक पेज ही नहीं निकाल के देगा वो आपका कभी। तो बच्चे समझना है, प्रिंट आउट वाली चीज़ ना तो फाइनेंशियल इसका कोई तुक बनता है, ठीक है, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी कोई तुक नहीं बनता। और वैसे भी एक बात बताओ, ऐसा तो है नहीं कि प्रिंट आउट निकलवाते ही वो याद हो जाएंगी। ऐसा थोड़ी कि आपने प्रिंट आउट वाले भाई को पैसे दिए और प्रिंट आउट आपके हाथ में आती अपने आप याद हो गई। पढ़नी तो तुझे तो भी पढ़ेंगे ना। तो जब तू प्रिंट आउट पे 4 बार रिवाइज करने की हिम्मत रख सकता है तो पीडीएफ वैसे ही देख ले यार, वैसे ही याद हो जाएंगी भाई। तो अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो, खुद के ऊपर नहीं है तो मेरे ऊपर रखो। ये फोटोज़ और नेमोनिक्स इतने अच्छे हैं कि आपको वैसे ही 3-4 बार में याद हो जाएंगे। दूसरी बात, तो सर करना क्या है फिर फाइनली वोकैब का भाई आपको क्लास देखनी है, ठीक है। आपने क्लास देखी अपनी कंफर्टेबल स्पीड पे, 1.5x पे, 2x पे, जैसे आपको ठीक लगे आपने क्लास देखी। इसकी पीडीएफ आपकी ऐप के अंदर ओपन हो जाती है। जैसे जैसे जब आपको टाइम मिला अपना पीडीएफ 2-3 बार आपने रिवाइज कर दी, ठीक है। एग्जाम से पहले 3-4 बार अपनी पीडीएफ रिवाइज कर दोगे, वैसे ही याद हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आपको 2 काम करने। एक तो अपनी ऐप के ऊपर आप देख रहे हो वोकैब क्विज नाम से आपको एक टैब दिखती है, उसके अंदर प्रीवियस ईयर वोकैब अपलोड हो रही है ना। आपने देखा होगा जैसे CGL 23 की, CHSL 23 की, CPO 23 की, ऐसी 22 की, उसके अंदर अब CDS भी डलेगा, NDA भी डलेगा। आप अगले 2-3 महीने में देखोगे वो पूरा भर जाएगा, पिछली 3-4 साल की पूरी वोकैब आपको वहाँ पे नजर आएगी। तो वहाँ से उन क्विजेस से आप बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे, वो वर्ड आपके दिमाग में बैठते रहेंगे। मेरी बात आ रही है समझ में? तो भाई डरो मत, ये वैसे ही याद हो जाएंगे, इनके कोई नोट्स वगैरह की जरूरत नहीं। फिर भी मान लो आपने पीडीएफ रिवाइज कर ली, कुछ एक पीडीएफ में ना मान लो 60 में से कुछ 3-4-5 या मैक्सिमम 7-8-10 वर्ड ऐसे होते हैं जो थोड़ा कम याद हो रहे होते हैं। बार बार आप रिवाइज करो लेकिन वही वर्ड बार बार भूल रहे हो, तो उन्हीं के शॉर्ट नोट्स बना लो ना। छोटा सा वर्ड है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे इसी की बात करें अपन, मान लो सर्वाइल वर्ड आपको याद नहीं हो रहा, ठीक है। तो अपनी एक वोकैब की डायरी, जो आप रीडिंग करते समय आपने वोकैब की डायरी बना रखी है ना नए वर्ड्स को लिखने के लिए, तो आपने छोटा सा यहाँ पे लिख लिया सर्वाइल, ठीक है। देख लेना यार, मैंने दोबारा लिखूं क्या इरेज करके? आपने यहाँ पे लिख लिया सर्वाइल,
और ब्रैकेट में इसका मीनिंग लिख लिया, ठीक है। सर्वेंट के जैसा एटीट्यूड, वेरी ईगर टू प्रेज, या बड़ा चापलूस टाइप का। हिंदी मीनिंग में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, इंग्लिश में लिखोगे बेहतर रहेगा, ठीक है। और नेमोनिक्स लिख दिया सर्वेंट टाइप एटीट्यूड, ऐसे छोटा सा अपने वोकैब की उसमें ऐसे एक नोट्स बना लिया। ऐसे कितने वर्ड होंगे एक क्लास के अंदर? 7-8 वर्ड है ना। मान लो 50 क्लास होती हैं, 50 क्लास होती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 350 ऐसे वर्ड होंगे, वो अपनी डायरी में अपने नोट कर लिए। बाकी आपको जो याद हो रहे हैं सीधे डायरेक्ट उनको छोड़ दो। तो ऐसे करके आपको अगर नोट्स बनाने भी तो केवल उन 5-7 वर्ड्स के बनाना, पूरा सब कुछ मत टापने लग जाना, ठीक। अच्छा जी, एक चीज़ मैं फिर से मेंशन कर दूं, आपको इसके ना कोई नोट्स बनाने हैं ना कोई प्रिंट आउट निकलवाना है, आपको खाली क्लास देखनी है, पीडीएफ से उसकी मल्टीपल टाइम रिवीजन करनी है। जो 7-8-10 वर्ड मुश्किल लगते हैं बस उनको लिख लिया करो, ठीक है। और क्विज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे पेपर में वो सवाल कैसे पूछे जाते हैं, पेपर में वर्ड्स कैसे पूछे जाते हैं, ये आपको पता चलेगा। बार बार क्विज दीजिए, जब क्विज खत्म होती तो लास्ट में सारे वर्ड एज ए सोल्यूशन आ जाते हैं, उनके मीनिंग आ जाते हैं, उसको ऐसे पीडीएफ टाइप रिवाइज कर लिया करो। ऐसे कर करके बार बार मल्टीपल रिवीजन। सीधी बात है, वोकैब आप कितनी सिलेक्टेड बच्चों की वीडियो देख लेना, कितनी टीचर्स की वीडियो देख लेना, सब आपको बोलेंगे वोकैब इक्वल टू रिवीजन। जितना रिवाइज करोगे वोकैब उतनी याद होती जाएगी, ठीक है। वोकैब के प्रैक्टिस के कोई नोट्स नहीं बनाने हैं। वोकैब और प्रैक्टिस उतने ही नोट्स बनाए जाते हैं जितना आपको लगता है, जैसे वोकैब में उतने ही नोट्स बनाए जाते हैं जो 7-8 वर्ड आपको याद नहीं होते उस क्लास के। प्रैक्टिस जब आप करते हो तो मान लो कोई आपको ऐसा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने प्रोनाउन चैप्टर पढ़ा, प्रोनाउन की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसके अंदर जो आपने क्वेश्चन लगाए तो उसमें सिर्फ ऐसा क्वेश्चन के आपको नोट्स में उसको ऐड करना होता है जिसमें आपको कोई नया कॉन्सेप्ट मिला, जो क्लास में नहीं था कॉन्सेप्ट, कुछ हटके कॉन्सेप्ट था, कुछ अलग था। क्लास का ही अगर डिफरेंट एग्जाम्पल है तो मत करो उसको, लेकिन कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट है जो क्लास में अपन ने पढ़ा ही नहीं, उसको अपने नोट्स के अंदर ऐड कर दिया करो। बस इतनी नोट्स। ग्रामर के आपको नोट्स बनाने, बाकी वोकैब के, प्रैक्टिस के, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, पैसेज, प्रीवियस ईयर मॉक जो होंगे, उन सब के कोई नोट्स वगैरह आपको नहीं बनाने, ठीक है। अब मुझे लगता है ये बात क्लियर होगी। मैं एक बार फिर आपको कह रहा हूँ भाई, थोड़ा कॉन्फिडेंस रख खुद पे। क्लास देखने के बाद, 3-4 बार पीडीएफ रिवाइज करने के बाद, जो 7-8 वर्ड नहीं याद हो रहे उनके नोट्स बनाने के बाद क्विज अटेम्प्ट करने का, कैसे हो सकता है कि तुझे वोकैब याद हो? डर मत, जितना डरेगा उतनी दिक्कत होगी। डरना छोड़ सबसे पहले तो, ठीक है। आ जाओ अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला वर्ड है जी अपना सर्वाइल। सर्वाइल का मतलब क्या होता है? टू ईगर टू प्रेज और ओबे समवन। कुछ लोग नहीं होते ऑफिस वगैरह में, आपने देखे होंगे या कॉलेज वगैरह में देखे होंगे, ज़्यादा ही टीचर के चापलूस होते हैं। अच्छा मैम आपके रजिस्टर पे कवर चढ़ा दूं, मैम मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है कर दूं, है ना। कुछ ज़्यादा ही लोगों को ना, दूसरे लोगों को प्रसन्न करने में, उनकी तारीफ करने में, उनकी चापलूसी करने में बड़े आगे रहते हैं। तो सर्वाइल एटीट्यूड उनका है, सर्वेंट टाइप एटीट्यूड होता है। कैसे याद करेंगे? सर्वेंट जैसा एटीट्यूड। नेमोनिक्स क्या है? जैसे आपने मूवी शायद देखी होगी, बंधन शायद मूवी थी ये, इसमें बोलता ना जो जीजा जी बोलेंगे वो मैं करूँगा। तो ऐसे जो सामने वाले ने कह दिया, बिल्कुल सर्वाइल टाइप एटीट्यूड है। जो सामने वाले ने कह दिया वही मान लिया, बार बार उसकी चापलूसी करना, उसको खुश करने की कोशिश करना। इज सो सर्वाइल दैट अदर पीपल टेक एडवांटेज ऑफ हिम। वो इतना सर्वाइल है, मतलब उसका एटीट्यूड ऐसा है, वो सर्वेंट टाइप जो उसका एटीट्यूड है, हर किसी को खुश करने वाला जो उसका एटीट्यूड है, लोग उसका फायदा उठाते हैं। ऑप्टिमिस्टिक, ये वर्ड सुने होंगे आपने, ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट, रियलिस्ट। ऑप्टिमिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हर चीज़ में पॉजिटिव ढूंढ लेता है। लाइफ में कुछ भी बुरी चीज़ें चल रही हैं वो कहेगा नहीं कुछ अच्छा होगा, डोंट वरी। हर चीज़ को पॉजिटिव नज़रिए से देखता है, हर चीज़ में देखता है कि इसमें भी कुछ अपॉर्चुनिटी निकलेगी। पेसिमिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है सब कुछ पॉजिटिव होते हुए भी, अरे नहीं कुछ होगा नहीं, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाऊँगा, मेरे तो बस की कुछ नहीं है, हमेशा निराशावादी टाइप बात करेगा। रियलिस्ट मतलब ना ज़्यादा पॉजिटिव ना ज़्यादा नेगेटिव, जो जैसा है बिल्कुल, अच्छी सिचुएशन है तो अच्छा बोलेगा, बुरी सिचुएशन है तो बुरा बोलेगा, वैसा होगा रियलिस्ट, रियलिटी को दिखाने वाला। ये डायग्राम इससे फोटो से भी क्लियर हो रहा है। ये कह रहा है कि जैसे ग्लास जो है तीनों के देखने के अरे आधा भरा ग्लास, भाई आधा ग्लास तो है यार, आधा ग्लास खाली है, आधा ग्लास भरा हुआ है, ग्लास जो है वो आधा भरा हुआ है, ठीक है। तो देखने का नज़रिया है, पानी सब में उतना ही, बस देखने का नज़रिया। ऑप्टिमिस्ट कौन होता है? होपिंग और बिलीविंग दैट गुड थिंग्स विल हैपन इन फ्यूचर। कोई ऐसा व्यक्ति जो ये मानता है, बिलीव करता है कि आगे चल के फ्यूचर में अच्छी चीज़ें होंगी। रजनी इज ऑप्टिमिस्टिक एंड होप्स फॉर। अब यहाँ पे देखना, एक ऑप्टिमिस्टिक होता है, एक ऑप्टिमिस्ट होता है। ऑप्टिमिस्ट नाउन होता है, ऑप्टिमिस्टिक एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि वो पर्सन ऑप्टिमिस्टिक है तो मैं एडजेक्टिव यूज़ कर रहा हूँ, और ही इज़ एन ऑप्टिमिस्ट
नाउन यूज़ करना तो ऑप्टिमिस्ट और एडजेक्टिव यूज़ करना तो ऑप्टिमिस्टिक। तो रजनी ऑप्टिमिस्टिक है और होप करती है बेस्ट इवन व्हेन थिंग्स लुक ब्लीक। थिंग्स जो हैं ब्लीक नज़र आ रही हों, निराशावादी टाइप की नज़र आ रही हों, नेगेटिव साइड जाती हुई नज़र आ रही हों, तो भी वो होप करती है कि सब कुछ अच्छा होगा। एडिज, एडिज, एडिज का मतलब क्या है? अ वाइज सेइंग और प्रोवर्ब, लकोक्ति, जिसको अपन कहते हैं ना कहावत, जिसको अपन कहते हैं कहावत, कोई कहावत। तो एडेज का मतलब क्या है? एडेज, इसका नेमोनिक्स देखो, ओल्ड एज के लोग बड़े एडेज यूज़ करते हैं। बूढ़े लोग अक्सर वही होता ना, भाई इतना सा दे दिया यार, ये तो ऊँट के मुंह में जीरे जैसा है ना, तो नहीं सुधरेगा भाई, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी। बूढ़े लोग अक्सर कहावतों का यूज़ करते हैं। तो ओल्ड एज के लोग अक्सर एडेज यूज़ करते हैं, ओल्ड एज के लोग अक्सर एडेज यूज़ करते हैं, ओल्ड एज के लोग अक्सर एडेज यूज़ करते हैं। ही गेट्स टायर्ड ऑफ ऑल द सेम ओल्ड सेइंग सो ही इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू कम अप विद न्यू एडेज। वो पुरानी कहावतें बोल बोल के थक जाता है, इसलिए वो हर बार नई कहावत, कोई नई एडेज ढूंढने की कोशिश करता है, कोई नई कहावत ढूंढने की कोशिश वो करता है। कंपेल्ड, अगर आप कंपेल वर्ब होगी, किसी को कंपेल करो तो आप किसी को काम करने के लिए मजबूर करते हो। अगर आप कंपेल्ड हो तो आपको, आपके ऊपर कंपल्शन लगी हुई है, कोई काम को करने की पाबंदी लगी हुई है। हैविंग टू डू समथिंग बिकॉज यू आर फोर्स्ड और फील इट नेसेसरी, आपको कोई काम करना पड़ रहा है क्योंकि आपके साथ धक्का किया जा रहा है या आपको लगता है यार ये ज़रूरी है, करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे? देखो क्या नेमोनिक्स है, कंपनी वाले कंपेल करते हैं ओवर टाइम करने के लिए, है ना। जब आप अपने करियर की स्टार्टिंग करते हो, कॉलेज से जस्ट नए नए गए होते हो, तो नए वालों को बड़ा रगड़ते हैं, तनख्वाह भी ढंग की नहीं देते और ओवर टाइम कराते हैं, दुनिया जहान का उनसे एक्स्ट्रा टाइम कराते हैं, टारगेट देते हैं उनको। तो कंपनी वाले कंपेल करते हैं ओवर टाइम करने के लिए, कंपनी वाले कंपेल करते हैं, कंपनी वाले बार बार कंपेल करते हैं। काम ना करो तो यल करते हैं, यल मतलब होता है चिल्लाना, है ना। ऐसे भी याद कर सकते हो, कंपनी वाले यल कर करके, चिल्ला के, डांट डांट के आपको कंपेल करते हैं ज़्यादा काम करने के लिए, ऐसे याद कर सकते हो। और एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ, कई बार क्या होता है ना, कोई वर्ड को पढ़ के, जैसे नेमोनिक्स तो मेरे बनाए हुए हैं, मेरे दिमाग में जो चीज़ आई वो मैंने नेमोनिक्स के रूप में लिख दी। कई बार क्या होता है, कुछ वर्ड्स आपको लगता है कि नहीं यार ये मैं ना ऐसे नेमोनिक्स बनाता तो मुझे अच्छा लगता, तो अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये कोई पत्थर की लकीर है, ये कोई किताब के नेमोनिक्स नहीं है, ये सारे मेरे खुद के बनाए हुए नेमोनिक्स हैं। आप इसको सर्च करके देख लेना, गूगल किताब आराम से, ये नेमोनिक्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे जो अपनी क्लास के अंदर होंगे। इक्का दुक्का बाई चांस जो मेरे दिमाग ने सोचा वही किसी और के दिमाग ने सोचा, तो एक आध अगर मैच हो जाए तो बात अलग है, बाकी आपको 95% नेमोनिक्स बिल्कुल फ्रेश नए यहीं से निकले हुए मिलेंगे। तो ये कोई पत्थर की लकीर नहीं होते नेमोनिक्स, जो आपको अच्छा लगे आप अपना खुद भी बना सकते हो। इज़ ऑलवेज कंपेल्ड बाय एवरीवन टू ज्वाइन द ग्रुप, उसके साथ हमेशा लोग धक्का करते हैं, सबके द्वारा उसको कंपेल किया जाता है ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। अब कंपनी वाले इसको सेल्स टारगेट दे रहे हैं, बार बार ओवर टाइम करने कह रहे हैं, तो ये क्या है? कंपेल्ड है। कंपनी वाले इसको कंपेल कर रहे हैं कुछ करने के लिए। कैलुअस, कैलुअस का क्या मीनिंग है? शोइंग और हैविंग एन इनसेंसिटिव और क्रूअल डिसरिगार्ड फॉर अदर्स, जिसको बेसिकली दूसरे की परवाह ही नहीं है, दूसरों की इज्जत ही नहीं करता, दूसरों से कोई मतलब ही नहीं है दूर दूर तक, इसको खाली अपने से मतलब है, एकदम निर्दयी टाइप का, कि मेरे एक्शन से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर मेरे एक्शन से किसी का नुकसान हो रहा है, किसी कुछ टूट रहा है, तो उससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैलुअस, कैलुअस क्रिमिनल मेंटलिटी, कैलुअस क्रिमिनल मेंटलिटी, कैलुअस क्रिमिनल मेंटलिटी, कैलुअस क्रिमिनल मेंटलिटी। कैलुअस पीपल कैसे होते हैं? क्रिमिनल मेंटलिटी के होते हैं, उनको दूसरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरों के हाथ पांव टूटे, उनका कुछ नुकसान हो, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। बिकॉज जो जज था वो अपसेट था रीटा की कैलुअस डिसरिगार्ड से, दूसरों के लिए जो उसके मन में बिल्कुल कैलुअस डिसरिगार्ड था, दूसरों की बिल्कुल कोई मन में इज्जत ही नहीं थी, दूसरे का जो नुकसान हो उससे कोई रीटा को फ़र्क ही नहीं पड़ता था, उसने उसको 10 साल की सज़ा दे दी। अब मान लो दारू पी के गाड़ी चला रही थी, सामने वाले बंदे मर गए, तो लेकिन उसके मन में कोई गिल्ट नहीं है, मेरी क्या गलती है, मेरी क्या गलती है, ऐसे करी जा रही है, सॉरी तक फील नहीं कर रही है, तो उसको जज को ऐसा लगा कि इसके मन में कोई गिल्ट या कोई सिंपथी नहीं है, इसके मन में कोई कैलुअस डिसरिगार्ड है उनके लिए बस, तो उसने उसको 10 साल की सज़ा दे दी। कैलुअस क्रिमिनल, कैलुअस क्रिमिनल, कैलुअस क्रिमिनल, कैलुअस क्रिमिनल। अब वो नहीं होते आप, जैसे इसका नेमोनिक्स कोई ऐसा बनाना चाहे, जैसे
कुछ लोग नहीं होते जिनके वो गुंडे टाइप के दोस्त होते हैं, और भाई लड़ाई हो जाए तो मुझे बता दियो, जस्ट कॉल अस, जस्ट कॉल अस। वो गुंडे टाइप के दोस्त जो जस्ट ऐसे कहते हैं ना, कॉल अस, सिर्फ हमें बता देना, हमें नहीं मतलब सामने कौन है, तेरी गलती थी नहीं थी, हम सामने वाले के हाथ पैर तोड़ देंगे। तो वो जो दोस्त होते हैं ना ऐसे वाले, जो कहते हैं कॉल अस, जस्ट कॉल अस, हम सामने वाले के हाथ पैर तोड़ देंगे, तो उनकी कैलुअस मेंटेलिटी होती है। वो कैलुअस टाइप के लोग होते हैं जो बस वो कॉल अस करने से आ जाते हैं, वो कैलुअस टाइप की मेंटेलिटी रखते हैं। देखो ऐसे, इनको कोई मतलब नहीं है कि जो इसका दोस्त है, जिसने इसको बुलाया है, उसकी गलती है या नहीं है, कोई नहीं, भैया ये लड़ लेगा। कर्टेल, कर्टेल का मतलब क्या होता है? टू रिड्यूस और लिमिट समथिंग। कर्टेल का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को छोटा करना या किसी चीज़ पर पाबंदी लगाना, किसी चीज़ पर कोई लिमिट सेट करना, कोई लिमिट लगाना। नेमोनिक्स क्या करेंगे? कट टेल, कर्टेल कट टेल, कर्टेल कट टेल, कर्टेल कट टेल, टेल को काट देना। जैसे ये टेल थी, इसको इन्होंने काट दिया। देखे होंगे अक्सर आपने ऐसे कुत्ते हैं ना, ये पूंछ कटवा देते हैं। इसका कुछ शायद साइंटिफिक फ़ायदा भी होता है, जो भी ये देख लेना, ऐसे पूंछ कटवा देते हैं इसकी। कर्टेल कट टेल। आई हैड टू कर्टेल माई आंसर एज आई वॉज रनिंग आउट ऑफ टाइम। मुझे मेरे आंसर को छोटा करके लिखना पड़ा, मुझे मेरे आंसर को कर्टेल करना पड़ा क्योंकि टाइम ख़त्म हो रहा था मेरा। कर्टेल माने होता है किसी चीज़ को शॉर्ट करना, किसी चीज़ को छोटा करना, किसी चीज़ पर पाबंदी लगाना। कर्टेल को कैसे याद करोगे? कट टेल से। स्टाउंच, स्टाउंच का मतलब क्या होता है? ऑलवेज लॉयल इन सपोर्टिंग अ पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, सेट ऑफ बिलीफ और ओपिनियन। एक ऐसा पर्सन जो बड़ा लॉयल है किसी दूसरे पर्सन के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी पार्टी के लिए, या फिर कुछ विचारों के लिए। एक ऐसा पर्सन जो बहुत लॉयल है, एक ऐसा पर्सन जो बहुत लॉयल है, जिसने मान रखा है कि भैया जो ये कह रहा है ठीक है। वो लॉयल किसी पर्सन के लिए भी हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हो सकता है, किसी बिलीफ के लिए भी हो सकता है, ओपिनियन के लिए भी हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा वफादार, भरोसेमंद। ठीक है, नेमोनिक्स क्या याद करोगे इसका? स्टाउंच, स्टे, स्टे, स्टे। जैसे मान लो कोई पर्सन है, ये पर्सन मान लो जैसे ये अंकल जो है इस आंटी के लिए, और ये जो आंटी इस अंकल के लिए स्टाउंच है। तो स्टे विद यू, ये आपके साथ ही रहेगा। स्टाउंच पर्सन का स्टे विद यू इन ऊंचा और नीचा सिचुएशन। अच्छी सिचुएशन आए, बुरी सिचुएशन आए, स्टाउंच स्टे इन ऊंचा नीचा। स्टाउंच स्टे विद यू इन ऊंचा नीचा सिचुएशन। स्टाउंच स्टे विद यू इन ऊंचा नीचा सिचुएशन। स्टाउंच स्टे विद यू इन ऊंचा नीचा सिचुएशन। हर परिस्थिति में वो आपके साथ रहेगा, आपके लिए लॉयल रहेगा, वफादार रहेगा। सिंस टू कंट्रीज आर स्टाउंच अलाइज, क्योंकि ये जो दो देश हैं बड़े स्टाउंच अलाइज हैं, एक दूसरे के बिल्कुल लॉयल अलाइज हैं। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग, ये बात कोई हैरान करने वाली नहीं है कि ये एक साथ काम करेंगे उस जंग में। और उनका जो दोनों का कलेक्टिव दुश्मन हो गया, एक देश से लड़ाई हुई है लेकिन ये मेरा अलाई है, स्टाउंच अलाई है, वफादार अलाई है, तो ये भी मेरी साइड से लड़ेगा। विकेड, विकेड ये कैलुआ जैसा ही होता है ना, मॉरली रॉन्ग और बैड। एक ऐसा पर्सन जो मॉरली रॉन्ग हो, गलत हो, बुरा आदमी। ठीक है, विकेड पर्सनालिटी है उसकी, विकेड पर्सन है वो। अब इसको कैसे याद करोगे? वो विकेड है भाई, विकेट उठा के मार देगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको क्या चीज़ मॉरली सही है, क्या चीज़ मॉरली गलत है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार उसको। उससे ज़्यादा बहस करोगे, विकेट उठा के मार देगा वो। विकेड पर्सन, विकेड पर्सन ऐसा पर्सन जो मॉरली रॉन्ग, कोई चीज़ मॉरली नैतिक रूप से गलत हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब छोटी सी बात हुई है, छोटी सी बात हुई है। अब मान लो आपने चिप्स खाए, पैकेट वहीं फेंक दिया, दूसरे आदमी ने कहा भाई ये प्लास्टिक का पैकेट है, डस्टबिन है उसमें डाल दे। इस बात पे चिढ़ गया, तूने विकेट उठा के मार दी। उसको नैतिक अनैतिक से मतलब नहीं होता भैया, वो विकेट आदमी है, विकेट उठा के मार देगा छोटी सी बात पे, कोई पता नहीं उसका। बिकॉज ही हैड नो मॉरल्स, द विकेड मैन वेंट अराउंड ट्राइंग टू हर्ट एवरीवन ही मेट। क्योंकि उसके कोई मॉरल्स नहीं थे, उसमें कोई नैतिक चीज़ों की समझ नहीं थी, कोई नैतिक आदमी नहीं था वो। जिससे मिलता उसी को हर्ट करने की सोचता था, उसी का नुकसान पहुंचाने की सोचता था। डेरिजन, डेरिजन का मतलब क्या होता है? टू मॉक एट समवन, किसी का मजाक उड़ाना, किसी के ऊपर हंसना, किसी को नीचा दिखाना, किसी की हंसी उड़ाना। टू मॉक एट समवन, टू लाफ एट समवन, किसी का मजाक उड़ाना, किसी के ऊपर हंसना, डेरिजन। अब इसको जैसे मान लो कोई बच्चा है, ये आपने देखा होगा,
स्कूल में छोटे थे तो कई बार ऐसे स्किन नहीं फट जाती थी, मुंह से स्किन फटती थी, हाथ से स्किन फटती थी। अब भैया ये चीज़ मुझे तो सही बताऊं तो बहुत लेट पता चली। कॉलेज वॉलेज पास होने के बाद जब 2 पैसे कमाने लगे तब पता चला भैया ये वैसलीन मॉइस्चराइज़र नाम की चीज़ होती है। ऐसी बात नहीं है, पहले भी सरसों तेल लगा देती थी मम्मी कभी कभी, लेकिन ऐसे चिढ़ मचती थी, बांस आ रही है, नहीं मम्मी नहीं, है ना। बाद में पता चला कि भैया स्किन जो है अगर इसको मॉइस्चराइज नहीं करोगे तो सर्दियों में ऐसे फटेगी। तो हाथ पे ऐसे बहुत बार ऐसे स्किन उतरती थी, काफ़ियों की अब भी उतरती होगी, उसमें भैया वैसलीन वगैरह लगा लो तो वो नहीं उतरती। अपने को ऐसा लगता कि मेरे साथ ही कोई दिक्कत है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, ठीक है। अब ये बेचारी जैसे मान लो, वैसे तो ये एजेड लग रही है थोड़ी, लेकिन चलो मान लो कि ये स्कूल वकूल में पढ़ती है, कोई बच्ची है और इसकी ऐसे स्किन उतरने लग गई यहाँ से, है ना। तो बाकी बच्चों ने इसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, बुढ़ी आंटी कह के, हैं। तो उसकी ड्राई स्किन थी इसलिए सब उसको डरीजन कर रहे थे, ड्राई स्किन थी इसलिए डरीजन कर रहे थे, ड्राई स्किन थी इसलिए डरीजन कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, ड्राई स्किन थी इसलिए डरीजन कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, ड्राई स्किन थी इसलिए डरीजन कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। और एक चीज़ मैं फिर बोल दूँ, ये जो सिनोनिम एंटोनिम यहाँ पे लिखे होते हैं, मेरी ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप इस स्लाइड को देख के सारे याद हो जाएंगे आपको, नहीं, नज़र मार लिया करो, एक आधा कोई याद रह जाए, दिमाग में सेट हो जाए, अच्छा ये अच्छी बात है, नहीं रहता कोई बात नहीं, ये भी कभी ना कभी एज अ वर्ड आ जाएंगे। द किड्स इरप्टेड इन डेरिजन व्हेन द हैंडीकैप्ड मैन एंटर्ड इन द क्लासरूम। जब वो हैंडीकैप्ड आदमी क्लासरूम में आया तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, जो बच्चे थे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे उसका। रिडीम करना, अब ये तो आप सब लोगों ने यूज़ किया होगा, है ना, कूपन कोड को रिडीम कर लिया, कोई वाउचर को रिडीम कर लिया। टू बाय बैक समथिंग और टू एक्सचेंज समथिंग फॉर मनी फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। किसी चीज़ को वापस खरीद लेना या किसी चीज़ को एक्सचेंज कर लेना किसी चीज़ के एवज में, कूपन के रूप में होता ना। जैसे आपको कोई कूपन मिल जाता है, आप उस कूपन कोड को डालते हो, आपको कोई डिस्काउंट मिल जाता है, कुछ चीज़ मिल जाती है, तो उसको बोलते हैं, उस वर्ब होती है रिडीम कर लेना उस चीज़ को, है ना। रिडीम, रीगेन, री माने होता अगेन देना, दोबारा देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके दोस्त ने आपके लिए एक अमेज़ॉन वाउचर खरीद लिया 10,000 रुपये का, 10,000 रुपये उसने अमेज़ॉन को दिए, उसके बदले का आपको वाउचर मिल गया, ठीक है। अब वो कोड आपने डाला अमेज़ॉन की वेबसाइट पे, तो आपने सामान वापस ले लिया, जो 10,000 रुपये उसने वापस वहाँ पे खर्चे थे उसके बदले का सामान आपने ले लिया। तो आप क्या कर रहे हो, रिडीम करने का मतलब क्या है, री देना, मतलब जो मैंने आपको दिया था वो दोबारा मुझे वापस देना भाई, री देना, रिडीम करना। ऐसे इसके लिए ना मैंने इसकी ज़रूरत है नहीं, मुझे लगता है सब बच्चों ने कहीं ना कहीं कूपन कोड रिडीम करना ये सब देखो पढ़ रखा होगा, सुन रखा होगा। आई सेव माई कूपन सो दैट आई कैन रिडीम दैम एट द सुपर मार्केट। मैं अपने कूपन्स को सेव कर लेता हूँ ताकि सुपर मार्केट में जाके इनको रिडीम कर लूँ, इनके बदले में कुछ ले लूँ। पॉइंट्स रिडीम करना ये सब तो आपने सुना ही होगा, है ना। गलीबल, बिलीविंग एंड ट्रस्टिंग पीपल टू ईजिली। गलीबल व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति होता है जो लोगों पर बड़ा जल्दी यकीन कर लेता है, बहुत जल्दी जिसको बेवकूफ़ बना देते हैं लोग, ट्रिक कर देते हैं। आसानी से धोखा खाने वाला, जिसको बड़ी आसानी से लोग बेवकूफ़ बना देते हैं, धोखा दे देते हैं, ठीक है। अब इसके नमनिक्स कैसे बना सकते हो आप, मतलब जिसको कोई भी गोली दे देता है। अब ये फ्रेज़ तो आपने सुना होगा, भाई कल मैंने उसको गोली दे दी यानी बेवकूफ़ बना दिया। गोली देना एक फ्रेज़ होता है, इसका मतलब होता है बेवकूफ़ बनाना, है ना। तो अब आपने ये शायद मूवी देखी होगी, धमाल मूवी थी, या ढोल, धमाल या ढोल में से एक का सीन है ये। अब इसमें वो नहीं होता, इन तीनों में से कोई भी पूछता है किसने किया है, तो बाकी सारे पीछे हो जाते हैं, मानव, ये इसका नाम शायद मानव होता है, इसमें आगे आ जाता है। पता नहीं मैं ऐसी सिचुएशन में हमेशा मैं अपने आप कैसे आगे आ जाता हूँ, तो इसको सब बेवकूफ़ बना देते हैं। बेचारा थोड़ा सा बेवकूफ़ टाइप का होता है, हाँ कि ना। तो जो ऐसा व्यक्ति जो आसानी से धोखा खा ले, जिसको कोई भी गोली दे देता है, गलीबल जिसको गोली दी जा सकती है, गलीबल जिसको कोई भी गोली दे के चला जाता है। Unfortunately, the elderly woman was gullible enough to provide the con man with all of her financial information. बदकिस्मती ये है कि वो जो ओल्ड औरत थी, वो जो बूढ़ी औरत थी बेचारी, वो इतनी गलीबल थी, बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार थी, या कह लो कि बेचारी गलीबल थी, उसको कोई भी बेवकूफ़ बना सकता था, कि उसने अपना सारा वो ATM नंबर, पिन विन सब उसको कॉन मैन को दे दिया। ल्यूसिड माने होता है वेरी क्लियर,
ल्यूसिड माने होता है वेरी क्लियर, ठीक है। अब ये क्लियर जनरली, वैसे ल्यूसिड कोई चीज़ वैसे साफ हो उसको भी ल्यूसिड, मतलब ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है वैसे भी कर सकते हैं, और ल्यूसिड जनरली चीज़ों के लिए लगता है भैया। अब ये चीज़ बिल्कुल ल्यूसिड हो गई है, बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हो गई है, साफ साफ नज़र आ रही है ना। एक फ्रेज भी होता है बिल्कुल पानी की तरह साफ हो जाना, बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हो जाना, उसी से अपना इसका नेमोनिक्स बनाएंगे, ठीक है। कोई कॉन्सेप्ट है, कोई चीज़ आप कर रहे हो ना, बिल्कुल सर आप बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हो गया है मुझे। मैं पढ़ाते वक्त बहुत बार कहता हूँ, है ना, जब कोई कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा होता हूँ मैं कहता हूँ ना कि बीच में बार बार कमेंट मत किया करो, मैं अगर अपने फ्लो से पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट को पानी की तरह क्लियर कर दूंगा, है ना। तो एक फ्रेज होता है पानी की तरह क्लियर होना, वहीं से अपन इसका नेमोनिक्स बनाएंगे ल्यूसिड लिक्विड, ल्यूसिड लिक्विड, एज क्लियर एज दिस लिक्विड। आपने बहुत सारी फोटोज वगैरह में देखा होगा, है ना। अपने इंडिया में भी एक ऐसी रिवर है मेघालय के पास, शायद उडुंकी ऐसा कुछ नाम है उसका, इतना साफ पानी है कि नीचे के पत्थर ऐसे बिल्कुल दिखते हैं, बोट आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल हवा में है ना, क्योंकि ये पानी अपने आप में फील ही नहीं होगा कि आपको पानी है। तो एज क्लियर एज दिस लिक्विड, भैया ये जो कॉन्सेप्ट था ये मुझे इस लिक्विड के जितना साफ हो गया, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया। कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल आप क्लियर हो जाए, आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाए। द डायरेक्शन ऑफ असेंबलिंग द कॉम्प्लेक्स टेबल वर नॉट ल्यूसिड। जैसे आपने कोई चीज़ ऑनलाइन मंगा ली, कोई टेबल ऑनलाइन मंगा लिया, अब ऑनलाइन चीज़ें कैसी आती हैं, पार्ट्स में आती हैं, उनको जोड़ना होता है ना। तो वो जो दिशा निर्देश लिखे हुए थे, डायरेक्शन लिखी हुई थी उस कॉम्प्लेक्स टेबल को जोड़ने के, वो क्लियर नहीं थे, वो ल्यूसिड नहीं थे, समझ में नहीं आ रहा था। पेट्रियट, ये तो सबने सुन ही रखा होगा। पेट्रियट का मतलब क्या होता है, देशभक्त। पेट्रियट मतलब क्या होता है, देशभक्त। एक पर्सन जो अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और ज़रूरत पड़े तो उसके लिए लड़ने मरने को भी तैयार रहता है ना। नेमोनिक्स क्या बनाएंगे अपन इसका, अब जैसे अभिनंदन जो है फाइटर जेट, उनके फाइटर जेट को मारते हुए अभिनंदन का खुद का फाइटर जेट वहाँ पे क्रैश हो गया, ये पैराशूट से नीचे गिरा, है ना। अब वो इसको बता रहे कि इंडियन आर्मी की कुछ खुफिया जानकारी दे दे, मारा पीटा इसको बहुत ज़्यादा, इतना पिटने के बाद भी रट लगा रखी कि कुछ नहीं बताऊंगा। इतना पिटने के बाद भी पेट्रियट पिटने के बाद भी रट लगाए रखता है कि अपने देश से गद्दारी नहीं करूंगा। पेट्रियट पिटने के बाद भी रट लगाए रखता है कि अपने देश से गद्दारी नहीं करूंगा। पेट्रियट पिटने के बाद भी रट लगाए रखता है कि अपने देश से गद्दारी नहीं करूंगा। विदाउट थिंकिंग ट्वाइस द पेट्रियट गैदर्ड अप हिज वेपन्स एंड शॉट आफ्टर द टेररिस्ट। दोबारा बिना सोचे वो जो देशभक्त था उसने अपने वेपन इकट्ठे करे और टेररिस्ट की खोज में निकल गया। ट्रेटर, पेट्रियट का उल्टा क्या है, ट्रेटर, गद्दार। एक ऐसा पर्सन जो अपने देश के प्रति लॉयल नहीं होता, दोस्तों के प्रति लॉयल नहीं होता, ट्रेटर, गद्दार। कैसे याद करेंगे इसको, ट्रेटर जो अपने देश का ट्रेड कर दे, देश का ही सौदा कर दे। ट्रेटर देश का ट्रेड कर देने वाला, ट्रेटर देश का ही सौदा कर देने वाला, देश का ट्रेटर देश का ही ट्रेड कर देने वाला, देश का ही सौदा कर देने वाला। अन्ना टर्न्ड ट्रेटर व्हेन ही सोल्ड इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट सीक्रेट टू द हाईएस्ट बिडर। अन्ना जो था बेसिकली वो गद्दार बन गया जब उसने गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स थे वो हाईएस्ट बिडर को बेच दिए। इंडोलेंट, इंडोलेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा लेजी हो, जो कोई एक्टिविटी करके तैयार नहीं है, चल फिरना जिसको पसंद नहीं है। अवॉइड एनी एक्टिविटी एक्सर्शन, बहुत ज़्यादा लेजी हो, आलसी हो। अब इसका नेमोनिक्स क्या करेंगे, मुझे लगता है ये फ्रेज़ आपने सुना होगा, थोड़ा हिल डुल लिया करो भाई, थोड़ा हिल डुल लिया करो, चल फिर लिया करो, हैं। ये फ्रेज़ मुझे लगता है सबने सुना होगा। तो इन प्लस डोलना, इसको डोलना पसंद नहीं है, इनडोलेंट। इन जनरली नेगेटिव के लिए यूज़ होता है, इसको डोलना पसंद नहीं है, हिलना डुलना इसको पसंद नहीं है। इन महाशय को हिलना डुलना पसंद नहीं है, इंडोलेंट है। इन महाशय को हिलना जुलना पसंद नहीं है, ये इंडोलेंट है। बस सोफे पड़े रहेंगे, सामने मूवी चल रही है, आराम से अपना बियर पी रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, कैसे हैं ये, इंडोलेंट। बिकॉज आई एन्जॉय बीइंग इंडोलेंट देयर इज नथिंग आई फाइंड मोर प्लीजेंट देन रिलैक्सिंग इन द बेड। कोई कह रहा है छुट्टियां हो गई हैं भाई, छुट्टियां आ गई हैं, चल आजा लद्दाख घूमने चलते हैं, वहाँ बाइक पे चलेंगे, ये छुट्टियां हो गई, मौज लेनी है, मेरी यही मौज है। मुझे इससे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में आता ही नहीं है।
सोफे पे पड़े रहो, सामने बढ़िया मूवी चल रही हो, आराम से अपना पॉपकॉर्न खा रहे हैं, खाना आ रहा है, मेरे लिए यही ज़िंदगी ये करा मस्त है। तो इंडोलेंट आदमी वो होता है जो हिलडुल के राजी नहीं। इंडोलेंट कैसा आदमी होता है? लेजी होता है। वैक्स, वैक्स का मतलब क्या होता है? इंक्रीज में, इंक्रीज होना साइज में, नंबर में, स्ट्रेंथ में, क्वांटिटी में, स्ट्रेंथ में। वैक्स का मतलब होता है बढ़ना, वेन माने घटना। इसका कोई नेमोनिक्स बना नहीं, इसका कोई नेमोनिक्स बना नहीं। इसको ऐसे आपको फोटो से याद करना, 2-3 बार देखोगे याद हो जाएगा। वैक्स और वेन ये 2 वर्ड याद करने। मून का साइज जब बढ़ रहा होता है, मून का साइज जैसे धीरे धीरे बढ़ रहा होता है तो उसको बोलते हैं वैक्सिंग ऑफ मून। और जब पूर्णिमा के बाद धीरे धीरे अमावस की साइड चलोगे, मून का साइज घटेगा तो उसको बोलेंगे वेनिंग ऑफ मून। वैक्सिंग ऑफ मून यानी साइज बढ़ना, वेनिंग ऑफ मून यानी साइज घटना। शायद आपने 9th-10th में पढ़ा भी होगा साइंस में। तो वैक्स माने होता है बढ़ना और वेन माने होता है कम होना। When the pollution began to wax, there are fewer jobs, पॉपुलेशन जब वैक्स होनी शुरू हुई यानी बढ़नी शुरू हुई तो बहुत कम जॉब्स हो गई और बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया शहर के अंदर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, अगला वर्ड है जी अपना ऑब्स्ट्यूस। ऑब्स्ट्यूस का क्या मतलब क्या होता है? स्लो टू और नॉट वांटिंग टू अंडरस्टैंड समथिंग। ऐसा कोई व्यक्ति जो या तो कोई बात समझना ना पाता, समझना ना चाहता हो, या फिर दिमागी बेचारे का ऐसा हो कि चीज़ें जल्दी समझ नहीं आती, मंद बुद्धि टाइप का। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज़ के अंदर ऐसे कैरेक्टर्स रखे जाते हैं ना, जैसे जॉनी लीवर, बहुत बार ऐसे कैरेक्टर, उसको बात समझ नहीं आती। एक वो था जैसे राजपाल यादव ने भी किया था, है ना, फ़ोन उठाओ, फ़ोन को काटो, फ़ोन आरी लेके काटने लग गया, मंदबुद्धि, जिसको कहना चाह रहे हो जो बात वो समझ ही नहीं आ रही, है ना। कैसे नेमोनिक्स क्या करोगे? अबे तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम ऑब्स्ट्यूस हो। अबे तुमसे नहीं हो पाएगा, अबे तुमसे समझ में नहीं आएगा, ये तुमसे हो ही नहीं पाएगा सवाल क्योंकि तुम ऑब्स्ट्यूस हो। अबे तुमसे नहीं हो पाएगा क्योंकि तुम ऑब्स्ट्यूस हो, तुम मोटी बुद्धि क्यों। ये ऐसे याद कर लो। ऑब्स्ट्यूस एंगल क्या होता है? जैसे जो 90 से छोटा होता है एक्यूट एंगल, 90 से ज़्यादा होता है ऑब्स्ट्यूस एंगल। अब ऐसे समझो कि जिसका दिमाग मोटा है, सूजा हुआ है, मोटी बुद्धि का, मतलब 90 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या है कि बिल्कुल एग्जैक्ट है, जो सही दिमाग होना चाहिए था उतना है। भैया ये मोटी बुद्धि का है, ये आदमी मोटी बुद्धि का, ऐसे करके याद कर लो जैसे आपको ठीक लगे। आर यू सो ऑब्स्ट्यूस दैट यू विल गिव अवे ऑल योर मनी टू फेक चैरिटी। भैया तुम इतने इतने ऑब्स्ट्यूस कैसे हो सकते हो? तुम इतने ऑब्स्ट्यूस हो क्या? इतने मोटी बुद्धि के हो, इतने मंद बुद्धि हो क्या कि तुम अपना सारा पैसा किसी फेक चैरिटी को दे दोगे? मतलब वो चैरिटी असली भी नहीं है। नोशन, नोशन का मतलब क्या है? समथिंग दैट यू हैव इन योर माइंड, और एक आइडिया, आपका कोई आइडिया, आपका कोई विचार, आपकी कोई धारणा, आपका कोई विचार, आपका कोई बिलीफ। बेसिकली नोशन माने होता है बिलीफ। आपका कोई बिलीफ, आपका कोई विचार, आपकी कोई अजम्पशन। अब कैसे याद करोगे? अब ये नोशन के सिनोनिम देखो, आइडिया, बिलीफ, कंसेप्शन, इम्प्रेशन, इंकलिंग, ओपिनियन, ये सब क्या है? नोशन के ही सिनोनिम होते हैं। ठीक है, कैसे याद कर सकते हैं? अब जैसे कई बार नहीं होता, जैसे आप अटेम्प्ट करते हो पेपर में तो जीएस के 4 ऑप्शन, यार मुझे लग रहा है ये वाला ठीक है ना, करते हो ना ऐसे, तो मेरे नोशन के हिसाब से ये ऑप्शन ठीक है। नोशन ऑप्शन, नोशन ऑप्शन। जब सही आंसर याद नहीं आता तो नोशन से ऑप्शन टिक करते हैं, जब सही आंसर याद नहीं आ रहा होता तो नोशन से ऑप्शन टिक करते हैं। अकॉर्डिंग टू माई नोशन दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू माई नोशन दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। मेरे नोशन के हिसाब से ये ऑप्शन करेक्ट है, मेरे नोशन के हिसाब से ये ऑप्शन करेक्ट है। When the girl saw how much her friends liked her sugar cookies, she had the notion to open an online bakery. जब उस लड़की ने देखा कि उसके दोस्तों को उसकी बनाई कुकीज़ कितनी पसंद आ रही, तो उसके दिमाग में आइडिया आया कि एक ऑनलाइन बेकरी खोली जाए। ट्रायम्फ, ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है? कोई जीत। टू हैव अ वेरी ग्रेट सक्सेस, बहुत बड़ी जीत या विक्ट्री कोई हासिल करना। ट्रायम्फ माने जीत। अब वो देखा होगा आपने, इसको कैसे याद, या तो याद कर सकते हो ट्रम्पेट से, एक ईडियम है ना, ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट। जब कोई राजा महाराजा जीत के आते तो ट्रम्पेट बजाते थे, है ना। जब कोई ट्रायम्फ करके आता, जीत करके आता, तो ट्रम्पेट बजाई जाती है, ऐसे करके याद कर लो। या फिर एक है, जैसे अपने चैनल पे इंटरव्यू पढ़ा, ऐसे 2 बच्चों का मैंने खास करके, टॉपर्स के भले ही ना लिए हों, जैसे
CGL 22 में जो माधव मिश्रा है, जो AIR रैंक 2 है, उसका मैंने कोई इंटरव्यू नहीं लिया, ठीक है। टॉपर्स के भले ही इंटरव्यू ना लिए हों, लेकिन कुछ ऐसे बच्चों के मैंने 1-2 के इंटरव्यू डाले थे। एक तो जैसे एक लड़का था, वो भी 3 अटेम्प्ट उसने दिए थे। और ये वाला रजत भाई भी पढ़ने बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया लड़का, ये मेरे बहुत पुराना स्टूडेंट, मतलब ऑफलाइन जब मैं पढ़ा करता था तब का स्टूडेंट है ना। तो इसका मैंने इंटरव्यू डाला था अपने उस पर। तो इसका नेमोनिक्स ऐसे करके याद कर सकते हो, हम ट्राई करते रहते हैं तो ट्रायम्फ मिल ही जाती है। अगर हम हार नहीं मानते ना, ट्राई करते रहते हैं, अगर हम ट्राई करते रहें, अगर हम ट्राई करते रहें तो अंत में ट्रायम्फ हमें मिल ही जाएगी, जीत हमें मिल ही जाएगी। अर्निंग अ हाई स्कूल डिप्लोमा एंड अ ह्यूज ट्रायम्फ, अर्निंग अ हाई स्कूल डिप्लोमा वाज अ ह्यूज ट्रायम्फ फॉर द यंग मैन विद लर्निंग डिसेबिलिटी। वो जो आदमी था उसको लर्निंग डिसेबिलिटी थी, वो चीज़ों को जैसे होता है दर्शिल टाइप, वो तारे ज़मीन टाइप की चीज़ें उल्टी दिखती हैं, समझ नहीं आता है ना। लर्निंग डिसेबिलिटी होने के बावजूद इस आदमी ने एक हाई स्कूल डिप्लोमा अर्न कर लिया, मतलब कमा लिया, मतलब हासिल कर लिया। ये उसके लिए बहुत बड़ी जीत थी, बहुत बड़ा ट्राइम था। ट्राई करते रहते हैं तो ट्राइम मिल ही जाती है। जब कोई ट्राइम करके आता है तो ट्रम्पेट बजाई जाती है। ऐसे करो, याद करो। स्कैटर्ड, स्कैटर्ड माने क्या होता है? फैला हुआ, स्प्रेड हुआ हुआ, स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। कोई चीज़ अगर स्कैटर्ड होती है तो वो चीज़ फैली हुई होती है, बिखरी हुई होती है, ठीक। अब जैसे मम्मी गई थी, बच्चों ने पीछे से उत्पात मचा दिया, चावल का 10 किलो का वो था डब्बा भरा हुआ, खिंडा रखा फर्श के ऊपर, है ना। अब चावल ऐसी चीज़ है कि उसको धो के यूज़ किया जा सकता है, आटा होता तो नहीं कर सकते थे, मिट्टी उसमें मिल जाती है। लेकिन चावल ऐसी चीज़ है कि फर्श पे गिर भी गया तो उसको धो के अच्छे से वॉश करके यूज़ हो जाएगा। तो माँ ने कहा बेटा तूने स्कैटर किया, अब तू ही इकट्ठा कर, स्कैटर इकट्ठा कर, स्कैटर इकट्ठा कर। तूने स्कैटर किया था ना, अब तू ही इकट्ठा कर। तूने बिखराया था ना, अब तू ही इकट्ठा कर। तूने स्कैटर किया था, अब तू ही इकट्ठा कर। तूने स्कैटर किया था, अब तू ही इकट्ठा कर। स्कैटर माने होता है बिखरा हुआ, इधर उधर फैला हुआ। स्कैटर माने क्या है? इधर उधर फैला हुआ। द लाइट इज स्कैटर्ड एज इट स्ट्राइक्स द पार्टिकल सस्पेंडेड इन एयर। ये आपने 9वीं 10वीं पढ़ा होगा कि आसमान ब्लू क्यों दिखता है। सनलाइट आती है, वो पार्टिकल से, एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स हैं उनसे टकराती है, फिर जो ब्लू की वेवलेंथ जो होती है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होती है, इसलिए आसमान हमें ब्लू नज़र आता है ना। तो पार्टिकल लाइट के स्कैटर होते हैं, फैलते हैं। सफिस्टिकेटेड, सफिस्टिकेटेड का मतलब क्या होता है? अपीलिंग इन इंटेलेक्चुअल वे। अगर कोई चीज़, जैसे आपने सुना होगा भी ये मशीनरी बड़ी सफिस्टिकेटेड है यार, मतलब बड़ी जटिल है, बड़ी कॉम्प्लेक्स है। और अगर कोई व्यक्ति सफिस्टिकेटेड है तो कहने का मतलब उसको बोलने चालने का ढंग है, बड़ा सफिस्टिकेटेड मैनर में बात करता है। वो बात करता तो ऐसे लगता है यार बड़ा पढ़ा लिखा पॉलिश्ड सा इंटेलेक्चुअल आदमी बात कर रहा है। तो अगर कोई मशीन वगैरह सफिस्टिकेटेड है, अच्छा कोई क्वेश्चन, कोई कॉन्सेप्ट सफिस्टिकेटेड है, तो वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, उसको समझना मुश्किल है। अगर कोई व्यक्ति सफिस्टिकेटेड है तो उसका बात करने का तरीका बड़ा पॉलिश्ड है, ठीक है। अच्छा जी, जटिल या सयाना, देखो या तो कोई चीज़ के लिए लगाओगे तो जटिल हो जाएगी वो, अगर कोई पर्सन के लिए लगाओगे तो वो इंटेलेक्चुअल है, उसके अंदर इंटेलिजेंस है, बात करने की समझ है। अब इसके बात करने के, चलने के, ड्रेसिंग सेंस से पता चल रहा है ना। तो सोफिया के कम्युनिकेट करने के तरीके से पता चलता है कि वो सफिस्टिकेटेड है। सोफिया प्लस कम्युनिकेट, सोफिया प्लस कम्युनिकेट। सोफिया ऐसे कम्युनिकेट करती है कि पता चल जाता है कि वो सफिस्टिकेटेड है। सोफिया के कम्युनिकेट करने के तरीके से ही पता चल जाता है कि वो सफिस्टिकेटेड है। सोफिया प्लस कम्युनिकेट, सोफिया का कम्युनिकेट करने का जो तरीका है उसी से पता चल जाता है कि वो बड़ी सफिस्टिकेटेड है, बड़े इंटेलेक्चुअल तरीके से वो बात करती है। आई थिंक अ मोर सफिस्टिकेटेड अप्रोच इज़ नीडेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मुझे लगता है कि थोड़ी और सफिस्टिकेटेड और थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल टाइप की अप्रोच लगेगी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फिल्दी, फिल्दी माने क्या होता है? फिल्दी माने होता है एक्सट्रीमली और अनप्लीजेंटली डर्टी, कोई चीज़ जो बड़ी गंदी हो, ठीक है, अत्यधिक और अप्रिय रूप से गंदा, ठीक है। अब इसका कैसे नेमोनिक्स बनाया अपन ने? होता है ना, मॉनसून के आसपास दीवारों के ऊपर ऐसे फंगस फफूंदी लग जाती, मॉनसून के आसपास सफ़ेद दीवार पे ऐसे फंगस टाइप की लग जाती है, सारा हरा 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 सा फैल जाता है ना। तो जब वॉल पर लग जाती है फफूंदी तो वॉल हो जाती है फिल्दी। जब वॉल पर लग जाती है फफूंदी तो वॉल दिखती है फिल्दी।
जब वॉल पर लग जाती है फफूंदी तो वॉल दिखती है फिल्दी। जब वॉल पर लग जाती है फफूंदी तो वॉल लिखती है, फफूंदी माने फंगस, जब वॉल पर लग जाती है फफूंदी तो वॉल दिखती है बड़ी गंदी यानी फिल्दी। हाँ जी। हिज हाउस वॉज फिल्दी विद पेपर्स एंड ईटेबल्स थ्रोन एवरीवेयर। उसका जो घर था बड़ा गंदा था, वो दस्तावेज वगैरह कागज वागज इधर उधर फैले हुए थे, ईटेबल वो चिप्स खाई फेंक रखी थी। उसका जो हाउस था बड़ा ही फिल्दी था, बड़ा ही गंदा था। इलोक्वेंट का मतलब क्या होता है? इलोक्वेंट का मतलब क्या होता है? हैविंग और शोइंग द एबिलिटी टू यूज द लैंग्वेज क्लियरली और इफेक्टिवली। अगर कोई पर्सन इलोक्वेंट होता है, इलोक्वेंटली बात करता है, तो इसका मतलब होता है वो अपनी बात को ऐसे कन्वे करता है कि सामने वाले को बड़ा क्लियरली समझ आता है कि वो क्या कहना चाह रहा है ना। अक्सर जो अच्छे स्पीकर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, जो स्पीच मतलब ऐसा स्पीच देते हैं कि सामने वाले को उनके सारे इमोशंस पता चल जाते हैं। इमोशंस का मतलब बेसिकली जो कन्वे करना चाहते हैं वो साफ साफ बड़ा क्लियर मैनर में कन्वे होता है। तो बेसिकली कैसा होता है वो? इलोक्वेंट। ठीक है। रूट वर्ड आपने लोकवा रूट वर्ड सुना होगा शायद। एक वर्ड भी है लोक्वेशियस, बहुत ज़्यादा बातूनी, बात करने वाला, है ना। तो लोकवा रूट वर्ड का मतलब होता है बात, बोलना। ठीक है, इसको ऐसे याद कर लो, एलिगेंट प्लस लोकवा, एक्सीलेंट प्लस लोकवा, जिसका बात करने का तरीका बहुत अच्छा हो, जो सामने वाले को बिल्कुल क्लियर मैनर में अपनी बात समझा दे। ठीक है। अब ओशो को और किसी चीज़ों के लिए लोग क्रिटिसाइज़ करें, तारीफ़ करें, लेकिन एक बात तो सब इसके बारे में, ओशो के बारे में कहते हैं कि भैया इलोक्वेंट बहुत था, बात करने का जो तरीका था ना वो बड़ा बढ़िया था, सामने वाले को ऐसा लगता है कि क्या गजब बोला, है ना। तो व्हेन यू लिसन टू द इलोक्वेंट पॉलिटिशियन स्पीक यू ऑलवेज अंडरस्टैंड हिज मैसेज। अगर आप किसी इलोक्वेंट पॉलिटिशियन को बोलते हुए सुनते हो तो हमेशा आपको उसकी बात समझ में आती है, हमेशा उसका मैसेज आपको समझ में आता है, वो कन्फ्यूज नहीं लगता। ठीक है। अब जैसे मोदी जी जब भाषण देते हैं तो सामने वाले पूरी जनता कनेक्ट हो रही होती है। अब राहुल गांधी कहानी सुनाने लगेंगे, पता चले बोलना कुछ था, फिर ओ सॉरी। तो ये हुआ इलोक्वेंट और वर्सेस जो इलोक्वेंट नहीं है। इलोक्वेंट पर्सन कैसा होता है, यानी जब वो बात करेगा, जो बोलेगा, सामने वाले को क्लियर अंडरस्टैंडिंग समझा पाएगा वो कि क्या कहना चाह रहा है। रेक्ल्यूस, रेक्ल्यूस का मतलब क्या है? अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड्स अदर पीपल। एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता है और दूसरों को थोड़ा अवॉइड करता है। रेक्ल्यूस, रेक्ल्यूस कैसे याद करोगे? रे वो किसी को क्लोज नहीं आने देता, रे वो किसी को क्लोज नहीं आने देता, वो अकेला दूर दूर ही रहता है, रेक्ल्यूज है। रे वो, अब ये देखो, ये अंकल है, किसी से मिलना नहीं चाहता, बाहर से बस देख रहा है कौन क्या कर रहा है, नहीं नहीं कोई अंदर नहीं आ जाए, बस बात ना कर ले मुझसे, है ना। इंट्रोवर्ट से टाइप का आदमी। इंट्रोवर्ट भी चलो ऐसा होता है जो अपनी फीलिंग किसी को नहीं बताता, ये तो उससे भी एक तले आगे, मिलना ही नहीं चाहता किसी से, भैया दुनिया मेरे से दूर रहो। ठीक है। रे वो अपने दरवाजे, रे अपने घर के दरवाजे क्लोज करके रखता है, बंद ही रखता है, वो अपने घर के दरवाजे क्लोज करके रखता है, वो तो रेक्ल्यूज है, दुनिया से अलग ही रहता है वो। ऐसे नेमोनिक्स बना सकते हो। रे वो किसी को क्लोज नहीं आने देता, रेक्ल्यूज है, दुनिया से अलग ही रहता है, वो उसको अकेले रहना ही पसंद है। डिस्पाइट हर रेपुटेशन एज अ रेक्ल्यूज समंथा हेल्ड रेगुलर गैदरिंग्स इन हर होम टू एंटरटेन क्लोज फ्रेंड। उसकी रेपुटेशन ऐसी थी कि वो रेक्लूज है, वो दुनिया से अलग रहना चाहती, कि लोग उसको पसंद नहीं, लेकिन फिर भी वो रेगुलर गैदरिंग करती थी। लोगों को ऐसा लगता था कि, कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि वो रेक्लूज है, लेकिन सही मायने में वो थी नहीं। स्पोरेडिक, स्पोरेडिकली, स्पोरेडिक का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ जो कोई पीरियोडिक टाइम पे नहीं हो रही, अचानक कभी हो रही है कभी नहीं हो रही, जिसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, जो पीरियोडिक नहीं है, जो अक्सर नहीं होती, कभी कभार रैंडम कभी भी हो जाती है, कोई फिक्स उसका टाइम नहीं। जैसे बरसात से याद कर सकते हो, अब ये छाता लेके एकदम से बरसात हो गई, मतलब ऑफिस जा रही थी एकदम से बारिश हो गई, इसको छाता निकालना पड़ गया, है ना। तो स्टॉप प्लस पीरियोडिकली से याद कर लो। कोई चीज़ पीरियोडिक होती है तो उसका एक फिक्स पीरियड होता है कि ये चीज़ इतने दिनों बाद या इतने समय बाद होगी, लेकिन अगर कोई पीरियोडिक मतलब पीरियड को स्टॉप कर दिया, यानी इसका कोई फिक्स पीरियड नहीं है, कभी भी हो जाती है, तो क्या चीज़ होगी? वो स्पोरेडिकली होगी। पीरियोडिकली का उल्टा, पीरियोडिकली मतलब कोई चीज़ फिक्स पीरियड पे बार बार होती जा रही है। स्पोरेडिक का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ जो अचानक कभी भी हो जाती है ना, और बहुत ज़्यादा ना होती हो, बहुत रेयर होती हो,
बहुत रेयर होती है और अचानक कभी भी हो जाती हो ऐसी चीज़। आई वॉच टेलीविज़न स्पोरेडिकली बट देयर आरंट एनी शोज दैट आई वॉज ऑन रेगुलर बेसिस। कभी कभार रेयरली रैंडम मैं कोई टीवी वगैरह देख लेता हूँ, लेकिन ऐसा कोई शो नहीं है जो मैं हर रोज़ देखता हूँ। डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ये तो आपने सुना भी होगा बहुत ज़्यादा। अरे वो डाइवर्जन के पास जो दुकान है ना, तो सुना होगा। डाइवर्जन मतलब जहाँ से कोई चीज़ डाइवर्ट हो रही है, जहाँ से कोई चीज़ मुड़ रही है, जहाँ से कोई चीज़ अलग हो रही है। तो डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है? एक सिचुएशन जिसमें दो चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। जैसे डाइवर्जन, रोड पे डाइवर्जन आता है ना, जैसे ये रोड है, एकदम से इसमें से दूसरा रोड निकल आएगा, तो ये रोड डाइवर्ट हो गया, ये रोड अलग हो गया, ऐसे करके। नेमोनिक्स क्या है इसका? डाइवर्ट। डाइवर्ट माने क्या होता है? मोड़ना, अलग हो जाना। अब जैसे आगे रोड बंद है जी, ये डाइवर्जन है, इस साइड से जाइए। द मैरिड कपल इज करंटली इन अ स्टेट ऑफ डाइवर्जेंस गोइंग थ्रू डाइवोर्स प्रोसेस सो दे आर कैन लीगली सेपरेट। वो एक डाइवर्जेंस की स्टेट पे आ गए हैं, अब वो अलग होने की स्टेट पर आ गए हैं, एक दूसरे से डिफरेंट हो गए हैं, अलग हो गए हैं, असहमत हो गए हैं, तो वो डिवोर्स फाइल उन्होंने कर रखा है ताकि वो लीगली अलग हो सके। डिसग्रेस, अगर कोई नाउन हो डिसग्रेस, तो ये फैमिली के लिए डिसग्रेस है, ये फैमिली के नाम पे धब्बा है, कलंक है। और डिसग्रेस जब वर्ब होती है तो उसका मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना। बिहेव इन अ वे, दूसरे आदमी को डिसरिगार्ड करना, बिलिटिल करना, नीचा दिखाना, है ना। अच्छा जी, अब जैसे जैसे ऑनलाइन ट्रोलिंग होती है, अब किसी बंदे को ऑनलाइन आप कुछ कुछ कमेंट करते हो कि तुम्हारी शक्ल ऐसी है, तुम मोटी हो, भैंस जैसी मोटी हो, फलाना दिगड़ा, लोगों को क्या लगता है? ऑनलाइन में उनको पता है कोई फेस तो है नहीं, सामने तो हिम्मत होती नहीं, लेकिन ऑनलाइन में कुछ भी लिख दिया किसी के बारे में, तो आप क्या कर रहे हैं? वो डिसग्रेस कर रहे हैं, किसी को नीचा दिखा रहे हैं। नेमोनिक्स क्या है? डिस प्लस ग्रेस। ग्रेस माने क्या होता है? किसी की, बेसिकली इफ समबडी इज ग्रेसफुल, तो उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है कि लोग तारीफ करें, देखें उसको, अट्रैक्ट हो, है ना। और डिस प्लस ग्रेस यानी किसी की ग्रेस को छीन लेना, किसी की मतलब जो उसके अंदर अच्छी चीज़ें थी वो ना बता के आप नेगेटिव उसका प्रचार कर रहे हो, डिसग्रेस कर देना। किसी के अंदर कोई तारीफ करने, ग्रेसफुल है कोई तो तारीफ कर रहे हो, उल्टा, तारीफ का उल्टा, बेइज्जती करना। द सोल्जर्स डिसीजन टू फ्ली द बैटलफील्ड मेड हिम डिसग्रेस ऑफ हिज यूनिट। यहाँ पे देखो नाउन की तरह से यूज़ कर दिया, वैसे ये वाला जो है ये वर्ब के रूप में है, ये सेंटेंस में गलती से ये नाउन के रूप में यूज़ हो गया, ठीक है। या ऐसा कर लो, सोल्जर का, सोल्जर भाग गया, सोल्जर, द सोल्जर फ्ली द बैटलफील्ड सो हिज बैचमेट्स या सो हिज कोवर्कर्स डिस्ग्रेस्ड हिम। इसलिए उसके जो बैचमेट थे उन्होंने उसको क्या किया? डिस्ग्रेस किया, उसको नीचा दिखाया, क्योंकि यहाँ पे डिस्ग्रेस नाउन है, ठीक है। मीनिंग वाइज ये वर्ब है। हाँ जी, प्लाइट। प्लाइट का मतलब क्या होता है? प्लाइट का मतलब होता है किसी का बेसिकली दुख, किसी का कष्ट, एक अनप्लीजेंट कंडीशन, खास करके जो सीरियस हो, सैड हो और डिफिकल्ट हो, किसी की कठिन दशा, स्थिति, किसी की बड़ी ही दुखदायी स्थिति, दयनीय स्थिति। तो कैसे याद करेंगे? मान लो कोई फ्लाइट क्रैश हो गई, ठीक है, कोई फ्लाइट क्रैश हो गई, ज़्यादातर तो फ्लाइट क्रैश में सब मर जाते हैं, लेकिन बाय चांस वो ऐसी जगह गिरी जहाँ पे कुछ लोग बच गए। अब जो बच गए उनके हाथ पांव टूट गए, किसी की बड़ी बेकार दशा हो गई है। तो प्लाइट आफ्टर फ्लाइट क्रैश, तुम समझ नहीं सकते उस फ्लाइट क्रैश के बाद जो उनको प्लाइट सहना पड़ा, उस फ्लाइट क्रैश के बाद जो उनको प्लाइट सहना पड़ा, जो दुख दर्द पीड़ा सहनी पड़ी, वो तुम इमेजिन नहीं कर सकते। उस फ्लाइट क्रैश के बाद जो उनको प्लाइट सहना पड़ा, फ्लाइट क्रैश के बाद जो उनको प्लाइट सहना पड़ा, वो तुम इमेजिन नहीं कर सकते। माई प्रॉब्लम आरंट मच कंपेयर्ड विद द प्लाइड ऑफ द स्टॉर्म विक्टिम। मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा नहीं है, मेरी प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा नहीं है। अगर वो जो स्टॉर्म विक्टिम है, वो जो तूफान के विक्टिम है, अगर उनके कंपैरिजन में मैं बात करूं तो मेरी प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे कंपेयर्ड वैसे एडजेक्टिव है, यहाँ पे टू आना चाहिए। ब्लूमिंग, अब ये तो मुझे लगता है वर्ड सबने सुन रखा होगा, ब्लूम करना, खिलना, फ्लावर्स ब्लूम करते हैं। अगर कोई चीज़ ब्लूम करती है तो वो और सुंदर हो जाती है, फाइनल फेज में जाती है। ज़रूरी नहीं सिर्फ फूलों के लिए लगाया जाए, अगर कोई बिजनेस ब्लूम कर रहा है
कोई ऑर्गेनाइजेशन ब्लूम कर रही है, खिल रही है, प्रोग्रेस कर रही है, आगे बढ़ रही है ना। तो ब्लूम तो मुझे लगता है सबने पढ़ रखा होगा, जैसे फ्लावर ब्लूम करता है तो वो खिलता है, सूर्य की रोशनी पड़ी ऐसे, वो पहले ऐसे बंद था, फिर ऐसे धीरे 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 खुल रहा है, बड़ा हो रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है और अच्छा बनता जा रहा है। तो ब्लूमिंग, अगर कोई चीज़, कोई बिजनेस ब्लूम कर रहा है, कोई पर्सन ब्लूम कर रहा है, तो इसका ना प्रोग्रेस कर रहा है, लाइफ में आगे बढ़ रहा है। द फ्लावर्स वर नियर बर्ड्स फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर बट नाउ दे आर ब्लूमिंग। फ्लावर जो है वो सिर्फ बर्ड जितने थे पूरा साल, लेकिन अब मॉनसून वगैरह में ब्लूम कर रहे हैं जब सनलाइट पड़ रही है। डेलीगेट, डेलीगेट वर्ब भी होती है, डेलीगेट नाउन भी होता है। अगर कोई व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति के लिए लगाऊं, नाउन के रूप में लगाऊं कि ये डेलीगेट है, तो बेसिकली इसको किसी चीज़ के बिहाफ पर भेजा गया है। जैसे इंडिया ने एक डेलीगेशन भेजा है, तो उसमें डेलीगेट्स हैं। डेलीगेशन भेजा यानी इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे वो यूएन में या फलानी मीटिंग में जाके, तो एक देश को रिप्रेजेंट करने के लिए एक डेलीगेशन भेजा गया, तो उसमें डेलीगेट्स हैं, ठीक है, जो किसी को रिप्रेजेंट करते हो, ठीक। और एक डेलीगेट वर्ब भी होती है। इसका मतलब क्या होता है, किसी को कोई काम सौंपना, किसी को कोई काम असाइन करना, कि ये काम मैंने उसको डेलीगेट कर दिया है, इस काम को वो परफॉर्म करेगा। टू गिव टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, किसी को कोई कार्य देना। नेमोनिक्स क्या करोगे, देखो, ऑफिसर ने दिल्ली गेट, दिल्ली गेट यानी इंडिया गेट को भी दिल्ली गेट कहते हैं। ऑफिसर ने दिल्ली गेट की सिक्योरिटी का काम कांस्टेबल्स को डेलीगेट कर दिया। देखो जा रहे हैं ना बाइक लेके, ऑफिसर ने, वो जो आईएएस ऑफिसर था या जो इनका कमिश्नर था या जो उनका एसपी था, उसने क्या किया, उसने इन कांस्टेबल्स को दिल्ली गेट की सिक्योरिटी का काम डेलीगेट कर दिया। दिल्ली गेट की सिक्योरिटी का काम इनको सौंप दिया, डेलीगेट कर दिया। दिल्ली गेट की सिक्योरिटी का काम इनको दे दिया गया, इनको डेलीगेट कर दिया। मैनेजर विल डेलीगेट मैनी ऑफ हिज ड्यूटीज टू द न्यू असिस्टेंट मैनेजर। मैनेजर जो है वो बहुत सारी ड्यूटीज डेलीगेट कर देगा, सौंप देगा न्यू असिस्टेंट मैनेजर को, असाइन कर देगा यानी, ठीक है। ट्रांजिएंट माने क्या होता है, ट्रांजिएंट माने होता है कोई ऐसी चीज़ जो वो शॉर्ट समय के लिए रहेगी, फ्लीटिंग, जो अभी निकल जाएगी, बहुत थोड़े क्षण के लिए जो चीज़ होती हो, टेम्परेरी होती हो, ठीक। इसका क्या नेमोनिक्स है, अब जैसे फाटक लगा हुआ है, ये ट्रेन की पटड़ी है, फाटक लगा हुआ है, अब कोई बंदा इसमें से नीचे से बाइक निकाल के निकलने की कोशिश कर रहा था, दूसरा बंदा कह रहा है भाई ट्रेन सेकंड में ही चली जाएगी, अभी ट्रेन कुछ ही सेकंड में चली जाएगी, यहाँ से ट्रांजिएंट ही तो है, तो 2 मिनट सांस रह ले यार, बिना मतलब कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। ट्रेन अभी सेकंड्स में ही चली जाएगी, ट्रेन अभी सेकंड्स में चली जाएगी, ट्रांजिएंट है ये बिल्कुल। ट्रेन अभी सेकंड्स में चली जाएगी, ट्रेन अभी सेकंड्स में चली जाएगी, ट्रांजिएंट है ये बिल्कुल, थोड़ी देर की बात है, वेट कर ले। द स्नो इज ट्रांजिएंट एंड विल मेल्ट सून एज द सन अपीयर। ये जो स्नो आपको बर्फ दिख रही है बहुत ट्रांजिएंट है, कुछ ही क्षण के लिए रहने वाली है और मेल्ट हो जाएगी जैसे ही सूर्य के प्रकाश इस पर पड़ेगा। अगला अपना वर्ड है जी इनेट। इनेट का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी क्वालिटी या कोई ऐसी एबिलिटी जो आपके अंदर बचपन से है, ठीक है, और विच इज़ प्रेजेंट नेचुरली, जिसके लिए आपने कोई अलग से ट्रेनिंग नहीं करी, कुछ नहीं करा, वो एबिलिटी आपके अंदर बचपन से ही है, ठीक। अब कैसे नेमोनिक्स बनाएंगे, अब जैसे ये बच्चा है ना, ये अब इसने कोई पियानो क्लासेस नहीं लगाई, कुछ नहीं लगाई, इसने एक बार इसको देखा, अच्छा इसको धुन, अच्छा ये वाली अच्छी लग रही है, ऐसे ऐसे अपने आप ही धुन बनाने लग गया, है ना। कोई बच्चा बहुत सुरीला गाता है, कोई बच्चा जंप बहुत अच्छा कर सकता है, तो ये क्वालिटीज इसके अंदर बचपन से इन इट। बेबी के लिए इट लगाते हैं, बच्चे के लिए इट लगाते हैं, पढ़ा होगा आपने प्रोनाउन के अंदर, है ना। तो इन इट, ये इट में थी, मतलब ये जो क्वालिटी है इट वाज इन इट, ये बचपन से ही इसमें थी, ये जो क्वालिटी है ना इट वाज इन इट, इसके अंदर बचपन से ही थी। पेंगुइन्स आर बोर्न विद इनेट इंक्लिनेशन टू लिव टुगेदर। पेंगुइन जो होते हैं वो पैदा होते हैं, उनके अंदर इंक्लिनेशन होती है, झुकाव होता है इकट्ठे रहने का, वो पार्टनर बना के ही रहते हैं। प्रीपोस्ट्रस, प्रीपोस्ट्रस, प्रीपोस्ट्रस का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रेरी टू नेचर, रीजन, कॉमन सेंस। कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल मतलब ऐसे लगता है ना ये क्या बेवकूफ़ाना बात करी यार, मतलब जिसका कोई लॉजिक ना हो, कोई सेंस ना हो, कॉमन सेंस से विपरीत, बिल्कुल हटके अलग, है ना। अच्छा, प्रीपोस्ट्रस का नेमोनिक्स देखो, प्रीपोस्ट्रस का नेमोनिक्स देखो क्या बनाया,
अब जैसे आप सबको पता है कि एसएससी के अंदर, सीजीएल के अंदर जैसे दो स्टेज होती हैं, एक प्री वाली होती है और एक मेंस वाली होती है। अब मान लो किसी का प्री क्वालिफाई होते ही उसकी कोचिंग वाले पोस्टर छपवा दें, उनके किसी स्टूडेंट का प्री क्वालिफाई होते ही उन्होंने पोस्टर छपवा दिए उस लड़के के नाम के, तो ये तो प्री पोस्टर्स बात हुई ना। सिर्फ प्री क्लियर होते ही पोस्टर छपवा देना प्री पोस्टर्स है, बेवकूफ़ाना है, कॉमन सेंस के विपरीत है। सिर्फ प्री क्वालिफाई होने पर पोस्टर छपवा देना प्री पोस्टर्स है, सिर्फ प्री क्वालिफाई होने पर पोस्टर छपवा देना प्री पोस्टर्स है, बेवकूफ़ाना है, बेहुदा है। ऑल्दो यू आर अ फास्ट लर्नर, इट इज़ प्रीपोस्टर्स टू थिंक यू कैन कैच द कार ऑन फुट। देखिए यार, हालांकि मैं मानता हूँ कि तू भैया तेज भाग लेता है, लेकिन ये सोचना या ये मानना कि तू किसी चलती हुई कार को पैदल भाग के पकड़ लेगा, ये देख थोड़ा बेवकूफ़ाना है, थोड़ा बेहुदा है। क्लैंडस्टीन का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी प्लानिंग या कोई ऐसी चीज़ जो सीक्रेटली करी जाए। क्लैंडस्टीन का मतलब क्या होता है? कोई प्लानिंग वगैरह जो सीक्रेट रूप में करी जाए, कोई सीक्रेट, कोई राज, गुप्त रूप से कोई योजना बनाना, है ना। अब कैसे, इसका नेमोनिक्स क्या है? कैंडल लाइट में क्लैंडस्टीन, कैंडल लाइट में 3 लोग क्लैंडस्टीन कर रहे थे, कुछ सीक्रेट बना रहे थे, कोई योजना बना रहे थे सीक्रेटली। कैंडल लाइट में 3 लोग प्लानिंग कर रहे थे, कैंडल लाइट में ये 3 लोग प्लानिंग कर रहे थे किसी को मारने की, किसी चोरी की। क्लैंडस्टीन का मतलब क्या है? कोई प्लानिंग, कोई ऐसी चीज़ जो चोरी छुपे की जाए। He has been having clandestine affair with his secretary for 3 years। वो जो चोरी छुपे गुप्त टाइप का उसका एक अफेयर चल रहा है उसकी सेक्रेटरी से पिछले 3 साल से। अब पता चला घर जाके अब जूतों से गंजा किया जाएगा। पार्शियल का मतलब क्या है? पार्ट ऑफ होल, इनकम्प्लीट। ये तो सबको पता ही होगा भी, ग्लास जो है पार्शियली फिल्ड है, पूरा भरा हुआ नहीं है, पार्शियल, पार्ट ऑफ समथिंग, पूरा नहीं, पार्ट ऑफ समथिंग। पार्शियल का मतलब क्या था? ओनली ए पार्ट ऑफ समथिंग, नॉट फुल, पूरा नहीं। अच्छा, पार्शियल विड्रॉल अलाउड है। जैसे होता ना, जैसे आप ये म्यूचुअल फंड वगैरह में पैसा लगाते हो तो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए रखना पड़ता है, तो उसमें है कि 5 साल के बाद आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो, यानी कुछ हिस्सा जो है वो आप चाहो तो वापस निकाल सकते हो, वरना इतना टाइम तो देखो आपको रखना ही पड़ेगा। ठीक है। आवर बॉस रिजेक्टेड द प्रपोज्ड प्लान बिकॉज ही क्लेम दैट इट वाज ओनली ए पार्शियल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। हमारे बॉस ने उस प्लान को, प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसने कहा कि ये सिर्फ पार्शियल सोल्यूशन है, कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है, इससे वो टेम्परेरी, इससे वो थोड़ा हिस्सा प्रॉब्लम का सॉल्व होगा। जैसे ना पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो, पूरा नहीं निकाल सकते पैसा, थोड़ा मोटा पैसा निकाल सकते हो। ट्रिवियल का मतलब क्या होता है? जिसकी कोई वैल्यू ना हो, जिसमें कोई सेंस ना हो, बेवकूफ़ाना। हैविंग लिटिल वैल्यू और इम्पोर्टेंस, जिसकी कोई इंपॉर्टेंस ना हो, जिसकी कोई वैल्यू ना हो, जिसका कोई महत्व नहीं है ना। अब ये जैसे 3 जने बैठ के चुगलियाँ कर रहे हैं, है ना, 3 जने बैठ के उसकी चुगलियाँ कर रहे हैं। अब वो आके क्या करिए, भैया तुम्हारे जैसे वेले लोग ना ये ट्रिवियल बातें कर सकते हैं, तुम्हारे जैसे वेले लोग, तेरे जैसे वेले लोग जो होते हैं ना ट्रिवियल, तेरे जैसे वेले लोग जो होते हैं ना ट्रिवियल बातों में ही अपना ध्यान लगाते रहते हैं, इंपॉर्टेंट बातों की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं होता। तेरे जैसे वेले लोग जो है ना ट्रिवियल बातों में अपना ध्यान लगाते हैं। समवन नीड्स टू टेल अनामिका दैट नो ह्यूमन बीइंग इज ट्रिवियल। किसी को बताने की जरूरत है अनामिका को कि कोई ह्यूमन बीइंग ट्रिवियल नहीं होता, सबको नाइस वे में ट्रीट किया जाना चाहिए, जो उनके नीचे काम करते हैं वो भी। कई लोग होते हैं ना थोड़ा सा अच्छी पोस्ट पर जाते हैं, घमंड आ जाता है, पियोन से उनसे ढंग से बात नहीं करेंगे फिर वो, तो ऐसे ही मान लो ये बड़ा घमंड दिखाती होगी अनामिका, तो कह रहा है भैया किसी को अनामिका को बताने की जरूरत है भी कोई भी ह्यूमन बीइंग ट्रिवियल नहीं होता, कोई भी ह्यूमन बीइंग ऐसा नहीं होता जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो सबको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। अबेट का मतलब क्या होता है? टू बिकम लेस स्ट्रॉन्ग। कोई चीज़ की क्वांटिटी में, किसी चीज़ की इंटेंसिटी में कमी आ जाना। अगर कोई चीज़ कमज़ोर पड़ जाए, किसी चीज़ की क्वांटिटी में, इंटेंसिटी में कमी आ जाए, तब मजबूत बनना, रोकथाम करना। इफ़ यू अबेट समथिंग, तो आप किसी चीज़ को, कोई चीज़ जो बढ़ रही थी उस पर प्रतिबंध लगाते हो, लिमिट लगाते हो, उसको कम करते हो। ठीक है। नेमोनिक्स, टमाटर के रेट आपने सुना होगा, कभी टमाटर कर देता है काम, कभी प्याज कर देता है, 200 रुपये किलो हो जाके खड़े हो जाते हैं। सबसे शरीफ है बेचारा आलू। आलू आप में कभी नहीं सुना होगा कि 200 रुपये किलो आलू हो गया, बताओ, है ना। तो अब टमाटर के रेट अब होंगे अबेट। अब सरकार ने सब्सिडी दे दी या मार्केट में नया टमाटर आ गया है ना, तो टमाटर के रेट अब होंगे अबेट।
टमाटर के रेट अब होंगे अबेट यानी कम होंगे, टमाटर के रेट अब होंगे अबेट यानी उनके रेटों में कमी आएगी। द मेयर प्लान्स टू अबेट एयर पोल्यूशन इन द सिटी बाय लिमिटिंग ट्रैफिक। वो जो मेयर है वो प्लान कर रहा है कि पोल्यूशन को अबेट करेंगे, पोल्यूशन को रोकथाम करेंगे, पोल्यूशन में कमी लाएंगे ट्रैफिक पे लिमिट लगा के। अबेंडेंड, अबेंडेंड का मतलब क्या होता है? लेफ्ट इन अ पर्टिकुलर प्लेस और कंडीशन। जब आप किसी चीज़ को बस ऐसे ही छोड़ देते हो, अबैंडन कर देते हो, अबैंडन करने का मतलब क्या होता है? किसी को किसी पर्टिकुलर परिस्थिति में, किसी जगह को, किसी व्यक्ति को बस छोड़ देना ना, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी चीज़ के बस छोड़ देना। ठीक, अब ये जैसे कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री पे भैया कोई मान लो पॉलीथीन बनाने की फैक्ट्री थी, ऐसी चीज़ों की फैक्ट्री थी, सरकार ने कोई नई पॉलिसी लगाई तो उसके चक्कर में इसका प्रोडक्ट बैन हो गया। भैया अब बंद सरकार ने बैन लगाया जिससे फैक्ट्री बंद हो गई, तो हमारे पास कोई चारा नहीं था, हमें अबेंडन करनी पड़ी। सरकार के बैन से फैक्ट्री बंद हुई तो हमें उस फैक्ट्री को अबेंडन करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। अब वो बंद हो गई थी फैक्ट्री तो क्या करते? अबेंडन करनी पड़ी और कोई चारा ही नहीं था हमारे पास। मैनी अबेंडन वेयर हाउसेज आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू फैशनेबल शॉप्स। जो पुराने अबेंडन ऐसे छोड़े हुए वेयर हाउसेज वगैरह थे वो उनको फैशनेबल शॉप्स वगैरह में बदला जा रहा है। नेफारियस, नेफारियस का क्या मतलब क्या होता है? वेरी ईवल एंड विकेड, बहुत ज़्यादा ईविल टाइप का आदमी, विकेड टाइप का आदमी। वो देख रहे हो आप, कैलवस था, विकेड था, नेफारियस उससे भी एक तल्ला ऊपर हो रहा है ना। बहुत ज़्यादा ईविल, बहुत ज़्यादा विकेड, अति पापी टाइप का आदमी, सीरियल किलर टाइप का आदमी, को रेपिस्ट टाइप का आदमी, है ना। तो कैसे याद करेंगे इनको? नेफारियस लोग जो नेफारियस काम करते हैं ना लोग, वो नफ़रत के ही लायक होते हैं। नेफारियस काम करने वाले लोगों से सब नफ़रत करते हैं, नेफारियस काम करने वाले लोगों से सब नफ़रत करते हैं, नेफारियस काम करने वाले लोग सब नफ़रत के लायक होते हैं। वन मैन एम्प्लॉयड हिज नेफारियस स्कीम, उसने नेफारियस स्कीम लगाई, बड़ी पापी टाइप की, विकेट टाइप की स्कीम लगाई कि लोगों के कंप्यूटर में हैक करेगा और उनकी बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन को चुरा लेगा। मेटिकुलस, मेटिकुलस का मतलब क्या होता है? जो बहुत केयरफुल हो, अपने काम को लेके, डिटेल को लेके, छोटी छोटी चीज़ों पे भी ध्यान देता हो, बिल्कुल बारीकी से काम करने वाला। अब ये बंदे को देख रहे हो, घास काट रहा है, मशीन से काटी होगी, एक घास भी थोड़ी सी ऊपर है उसको भी कैंची से काट रहा है। तो मेटिकुलस बिल्कुल छोटी मोटी चीज़ों पर भी ध्यान देता है, छोटी मोटी चीज़ें भी कैलकुलेट करके करता है, भी थोड़ा सा भी एरर ना रह जाए। मेटिकुलस छोटी मोटी चीज़ों को भी कैलकुलेट करके करता है कि थोड़ा सा भी एरर ना रह जाए। अगर बोला कि अच्छा यहाँ से यहाँ तक ये बनाना है, छोटी छोटी चीज़ों को भी इंच टेप लेके कैलकुलेट कर रहा, नहीं बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, जितनी वहाँ है उतनी यहीं बनेगी। छोटी मोटी चीज़ों को भी कैलकुलेट करके करता है, बड़ा ध्यान देता है। उसके मेटिकुलस स्किल की वजह से गुप्ता जी को कंसीडर करा जाता है वन ऑफ द बेस्ट सर्जन इन द कंट्री। बिल्कुल बारीक छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान देता हो जो। एनकरेज्ड, एनकरेज ये तो सबने सुन रखा है, किसी को एनकरेज करना, किसी को प्रोत्साहन देना, है ना। इनकरेज, उसके अंदर करेज डालना, और अगर कोई व्यक्ति एनकरेज्ड है तो उसके अंदर करेज किसी ने डाल ली है। रेज्ड वन स्पिरिट, गिव कॉन्फिडेंस, एनकरेज करने का मतलब क्या होता है? किसी को एनकरेज करना, एनकरेज ही कर लो इसको। और अगर किसी ने किसी को एनकरेज कर दिया है, अगर आपने उसको एनकरेज कर दिया तो वो एनकरेज्ड हो गया, है ना, वो ऑप्टिमिस्टिक हो गया, वो राउज्ड हो गया, वो फियरलेस हो गया। अब नेमनिक सिंपल साहब जैसे बच्चा है, उसको आप जितना मोटिवेट करोगे, बजाय कि दूसरों के साथ कंपेयर करने के, उनका बच्चा ऐसा, उनका बच्चा ऐसा, आपके बच्चे के मार्क्स अगर पिछली बार से 5 नंबर भी बढ़े, आपने उसको शाबाशी दी ताकि उसको लगे कि यार अच्छे मार्क्स लाने से मेरे को तो घर पे शाबाशी मिलती है, एनकरेजमेंट आए, उसके अंदर करेज बढ़े। इनकरेज, उसके अंदर करेज डालना, उसके अंदर और साहस डालना। एक रिक्रूटर वेंट टू द स्कूल एंड एनकरेज द स्टूडेंट टू जॉइन द मिलिट्री इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट टू वर्क आफ्टर ग्रेजुएशन। एक रिक्रूटर कॉलेज वगैरह में गया और उसने कहा कि मिलिट्री को ज्वाइन करो, बजाय कि काम और कोई कंपनी वगैरह ज्वाइन करने के, मिलिट्री ज्वाइन करने के लिए उनको एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया। होमिसाइडल, कैरेक्टराइज्ड बाय और लाइकली कमिट मर्डर। होमिसाइड आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर वगैरह में भी सुना होगा, है ना। होमिसाइड माने होता है ह्यूमन किलिंग। होमिसाइड, ह्यूमन साइड माने मारना, होमिसाइड माने होता है ह्यूमन की किलिंग। होमिसाइड, ह्यूमन किलिंग। होमिसाइडल थॉट आते हैं, किसी को मारने के थॉट आते हैं। होमिसाइडल थॉट्स कॉज द
deranged woman to plot a way to kill a strange husband। उसके अंदर जो होमिसाइडल थॉट आ रहे थे, किसी को मारने के जो थॉट आ रहे थे, उन्होंने उसको मजबूर कर दिया, उन विचारों ने उसको मजबूर कर दिया। डिरेंज मतलब थोड़ी पागल टाइप की औरत जो थी, उसको मजबूर कर दिया उसके स्ट्रेंज हस्बैंड को मारने के लिए। स्लगिश, स्लो मूविंग, लैकिंग एनर्जी। अगर कोई स्लगिश होता तो वो बड़ा धीरे धीरे चल रहा होता, कोई एनर्जी नहीं होती, बड़ा सुस्त सा, है ना। स्लगिश को कैसे ना याद करोगे? स्लो लेग, स्लो लेग, स्लगिश स्लो लेग। अब मान लो उसकी टांग ही बेचारे की स्लो चल रही है, धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके चल रहा है। स्कूल से आते बच्चे नहीं होते कई बार बड़े ऐसे थके थके से, वैसे उल्टा होता ज़्यादातर तो छुट्टी के बाद भाग के जाते हैं। स्कूल जाते टाइम ऐसे दिखाएंगे पता नहीं कैसे डेड बॉडी ले जा रही है जैसे उनकी। तो स्लगिश, स्लो लेग, जैसे एनर्जी बिल्कुल चूस ली हो। हैवी लंच मेक्स मी स्लगिश इन द आफ्टरनून। बहुत हैवी लंच कर लेता हूँ तो स्लगिश हो जाता हूँ आफ्टरनून में। एविडेंट, क्लियरली सीन और अंडरस्टूड। कोई चीज़ यार ये चीज़ तो बिल्कुल एविडेंट है यार, बिल्कुल साफ साफ पता चल रही है। इसमें क्या है? नेमोनिक्स क्या है? एविडेंस मिलने के बाद, एविडेंस मिलने के बाद पूरा केस एविडेंट हो गया। वो एक सबूत मिलने के बाद, एविडेंस तो सबको पता होगा सबूत, वो एक एविडेंस मिलने के बाद पूरा केस बिल्कुल एविडेंट हो गया, बिल्कुल आंखों के सामने आ गया, बिल्कुल साफ हो गया। एविडेंट का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही हो, बिल्कुल साफ। कॉन्स्पिक्यूअस, एपरेंट, पल्पेबल। It was evident to everyone who looked at the burnt casserole that Janvi was not good cook। जब उन्होंने बड़ा जला हुआ कैसरोल देखा तो सबको समझ आएगा ये अच्छी कुक नहीं है, रसोई में कभी कुछ जला रही है कभी कुछ जला रही है, तो ये अच्छी कुक नहीं है, ट्रेंड कुक नहीं है। हिंडर करना, हिंडर करने का मतलब क्या होता है? होल्ड बैक और टू मेक डिफिकल्ट टू अकम्प्लिश। इफ़ यू हिंडर तो आप किसी की प्रोग्रेस में रुकावट पैदा करते हो, किसी को कोई चीज़ अकम्प्लिश करने से रोकते हो, है ना। अब जैसे ये बंदा भाग रहा है, अब ये पत्थर आ गया बीच में, तो क्या है? हिंड्रेंस आ गई, कोई रुकावट आ गई। हिंडर माने क्या होता है? रुकावट पैदा करना। हिंड्रेंस नाउन बन जाएगा इससे। अब नेमोनिक्स क्या बना है इसका? हमारे अंदर का डर, हिंडर, हिंडर, हमारे अंदर का डर, हमारे अंदर का जो डर होता है वो हमारी प्रोग्रेस को हिंडर करता है। पता नहीं मैं ये करूँगा तो क्या हो जाएगा, पता नहीं मैं जॉब स्विच करूँगा तो क्या हो जाएगा, पता नहीं मैं उस फील्ड में इतना अच्छा कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। हिंडर, हमारे अंदर का डर, हमारे अंदर का डर हमारी प्रोग्रेस को हिंडर करता है, हमें आगे बढ़ने से रोकता है। विद हर क्विक विट्स शी वॉज एबल टू हिंडर द कंप्यूटर हैकर्स। उसकी जो तेज चालाकी भरी जो बेसिकली उसकी बुद्धिमत्ता थी, उसकी वजह से वो रोक पाई कंप्यूटर के हैकर्स को और सिस्टम को एक्सेस करने से उनको रोक पाई। तो इसके साथ आज की अपनी जो क्लास है वो ख़त्म होती है भाई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। वो कैब वाली भी फ़ोटोज़ और नेमोनिक्स से कुछ नहीं करना, बस क्लास देख लिया करो। उसके बाद जैसे जैसे टाइम मिले 2-3 बार अगर आपने PDF रिवाइज कर दी और वो जो वोकैब की क्विज डल रही ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब समझना यार, वो ऐसा कंटेंट है, लोग चाहते तो उसको अपनी ऐप पे मैंने वो फ्री में डलवा दिया एक कंटेंट कि चलो वोकैब को इस फ्री में दे देते हैं अपनी ऐप के ऊपर, अदरवाइज़ उसके लिए बहुत लोग पेमेंट भी ले सकते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट है वो, आपको प्रैक्टिस वहाँ से करनी। कहने का मतलब आपने वोकैब की क्लास देखी, PDF से 2-3 बार रिवाइज कर लिया और उससे प्रैक्टिस कर दी। खुद के ऊपर यकीन नहीं, मेरे ऊपर यकीन रखो। क्लास देखने के बाद 1-2 बार PDF से रिवाइज करने के बाद एक बार आपने वहाँ पर क्विज सॉल्व कर दिया, याद रहेगा आपको, ठीक है। बस वोकैब इक्वल टू रिवीजन, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। किसी भी आप सिलेक्टेड बच्चे से पूछ लिएगा, वोकैब इक्वल टू रिवीजन। जितने मैं क्लास में करा रहा हूँ, जितने वहाँ डल रहे हैं, उतना भी पेपर से पहले अगर करके चले जाओगे तो इंग्लिश की वजह से दिक्कत नहीं आएगी। भटकना मत बस इधर उधर, है ना। कि ग्रामर भी 30 टीचर से पढ़ रहे हैं, वोकैब के लिए एक बुक भी ले रखी है, वो भी नहीं पूरी कर रहे, थोड़ा ये थोड़ा वो थोड़ा ये। जितना एक जगह कराया जा रहा पहले वो तो करो, है ना, उस पर फोकस करो। आज के लिए गुड नाइट, मिलते हैं अगली क्लासेस में।